आज जो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है रिटायरमेंट डिस्पोजल। ठीक है, कि इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, सब्सिक्वेंट कॉस्ट हो गया, आप एसेट को अगर बुक्स में से अगर बाहर करना है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होने वाली है, और अगर वो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होने वाली है, ये अपन लोग देखने वाले। देखो दो बातें, एक तो बुक्स में से एसेट को बाहर करना और दूसरा है रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज। ये दो बातों की मैं बातें कर रहा हूँ। रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज मतलब क्या, कि एक एसेट है जिसको आपने 10 साल उसकी लाइफ थी, आपने उसको भरपूर वापर लिया और वो वापरने लायक नहीं रहा, उसको रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज कर दिया, उसको अपन यूज नहीं कर रहे, उसको बस भंगार में कभी भी बेचने के लिए तैयार रखे हुआ है। और दूसरा जिसको अपन ने इमीडिएट बेच दिया, समझ में आ रहा है, डिस्पोज कर दिया और एक डिस्पोजल के लिए रेडी है। रिटायर्ड कर दिया मतलब उसको एक्टिव यूज में नहीं है, वो रिटायर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक के बुक्स में ही है लेकिन वो बुक्स में से बाहर नहीं गया। देखो रिटायरमेंट में बुक्स में से बाहर नहीं गया, डिस्पोजल में बुक्स में से बाहर चले गया। समझ में आ रहा है? तो रिटायरमेंट मतलब क्या, सिर्फ उसको एक्टिव यूज में से निकाल दिया, मतलब अब उसका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। और डिस्पोजल मतलब क्या, उसका डिस्पोजल आपने मतलब अब आप उसको डिरेकग्नाइज कर रहे हैं, अब आप उसको बुक्स में भी नहीं रख रहे हो। तो मेरे को एक बात बताओ, रिटायर्ड करना मतलब बुक्स में से बाहर करना है क्या, हाँ या ना में जवाब दो। हिमांशु? नो सर। यस। तो रिटायर करना मतलब बुक्स में ही है, और डिस्पोजल मतलब बुक्स में से बाहर करना कि बुक्स में ही रखना। डिस्पोजल ऑफ एसेट मतलब, हिमांशु? बुक्स में से बाहर करना। यस। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि रिटायर्ड है मतलब अभी भी वो खेल रहा, टीम में है, वो सिर्फ रिटायर्ड हर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? डी रिकॉग्निशन मतलब टीम में से बाहर। समझ में आ रहा है? टीम में से भी बाहर। रिटायर कब करेंगे आप कोई भी एसेट को, जब वो आप उसके आपके काम का वो एसेट नहीं रहेगा तो आप उसको रिटायर फ्रॉम यूज कर देंगे। आइटम्स ऑफ द पीपी रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर द डिस्पोजल शुड बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लो। समझ में आ रहा है क्या? जो भी एसेट्स आप रिटायरमेंट के ऊपर लेके जाते हैं जो आप एक्टिव यूज में नहीं रखते, उसको आप काय के ऊपर रखते हैं, कैरिंग अमाउंट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। इंपॉर्टेंट है याद में रखना कि जो भी आइटम्स रिटायर हो गए हुए हैं बुक्स में से बाहर की बात नहीं हुई, ठीक है। एक एसेट था 5 लाख रुपए की, उसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपए की, उसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपए की, उसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपए की, उसकी बुक वैल्यू थी। और बात ऐसी है, आज अपन उसको बुक वैल्यू थी, ऑफकोर्स उसको पहले आपने 50 लाख के ऊपर लिया था, आज वो 5 लाख रुपए की उसकी बुक वैल्यू रह गई भी है, ठीक है। अब इसको आप रिटायर कर दे क्योंकि अब ये काम में नहीं रही मशीन आपकी, ठीक है। तो अब इसको आप बेचेंगे भंगार में तो इसके ज्यादा से ज्यादा आपको कोई भी 20,000 रुपए आएंगे। तो मेरे को अब आप बताइए कि इसको अपन लोग कैसा करेंगे। पहली बात तो आप लोग क्या करेंगे, 5 लाख की मशीनरी को 20 लाख के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो इसके अंदर अब 4,80,000 रुपए का आप लोग क्या करेंगे। इसके अंदर ऐसा करेंगे, पहली बात बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000 टू एसेट 4,80,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000 टू उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को एसेट 4,80,000। ये कौन है रे, नया ही व्यक्ति है, अमृत सोनी, कौन है ये, कौन है ये अमृत सोनी, कौन है ये, नया एडमिशन है के बैच में? हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, टू एसेट 4,80,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000। समझ में आ रहा क्या? इतना 2 लाइन पढ़ो, 2 मिनट के अंदर फटाफट पढ़ो, जो भी नहीं समझा हो प्लीज लेट। 2 एसेट 4,80,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,80,000। देखो जब अपन लोग डेप्रिसिएट करते थे मशीनरी को तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे होता था अल्टीमेटली, डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता था अल्टीमेटली, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, है ना। वैसे ही
जब आप लोग रिटायर कर रहे हो एसेट को तो कुछ वैल्यू उसकी कम आने वाली है, तो ठीक है, अपन जब उसको राइट डाउन कर रहे नीचे तो 4,80,000 भी आपको पीएनएल को भी डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? अपन ने AS5 के अंदर एक चीज देखा था, राइटिंग ऑफ एसेट्स टू दी एनआरवी, एनआरवी के ऊपर राइट ऑफ करना एसेट्स या फिर एनआरवी के ऊपर लेके आना एसेट्स। ये क्या था मालूम है, बताओ तो? ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी था? दर्शन पाड़िया। सर ऑर्डिनरी। यस, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी था, ये रोज का ही काम है। इवन सेलिंग ऑफ एसेट भी ऑर्डिनरी आइटम ही था। समझ में आ रहा? वैसा ही ये भी ऑर्डिनरी आइटम ही। रिटायरमेंट करना, बुक्स में से एसेट को बाहर नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? अभी डी रिकॉग्निशन की बात चालू है, अभी डी रिकॉग्निशन की बात चालू है। जब अपन लोग डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एसेट को तो फिर ये 20,000 भी बुक्स में नहीं रहेंगे। अभी रिटायरमेंट के ऊपर क्या हो गया, 5 लाख के मशीनरी के आप लोग 20,000 तो भी दिखा रहे है ना। अब बाद में डी रिकॉग्नाइज करते समय 20,000 भी नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा क्या? हाँ। Carrying amount of an item of PP should be derecognized or disposal, sale by entering into the finance lease or by donation. Dispose कर दिया मतलब बेच दिया। When no future economic benefits are expected to be used or from its use or disposal. समझ में आ रहा क्या? Disposal मतलब सीधे टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो भंगार में बेच देना। समझ में आ रहा क्या? ठीक है। The gain or loss shall be recognized in the profit and loss account when the item is derecognized under other standards unless other standards require otherwise. जो भी गेन और लॉस होने वाला है ऑफ कोर्स दैट इज टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज मेरे बुक्स के अंदर ही 20,000 रुपए की मशीनरी दिख रही है, ठीक है, मेरे बुक्स के अंदर मशीनरी की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 20,000। मैंने उसको भंगार के अंदर 22,000 के अंदर बेच दिया, क्या एंट्री होने वाली है? कौन बताएगा? मैंने कैरिंग वैल्यू 20,000 की सेल कर दिया मशीनरी 22,000 के ऊपर, क्या एंट्री होंगी इसकी? कौन बताने वाला है? बोलो, कौन बोलेगा? साक्षी, सिसोदिया। So by profit on sale of asset to asset 2000 Profit and by profit on sale of asset to asset। सर 22,000 की मशीन बची थी ना, नहीं सर, टू एसेट 22,000 रहेगा। एंट्री बताओ, एंट्री। 20,000 की मशीनरी कैरिंग वैल्यू को आपने 22,000 में बेच दिया। बोलो सर बाय बैंक 20,000, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 2,000 एंड टू एसेट 22,000। वेरी गुड। गलत एंट्री बोल रहे आप, गलत एंट्री बोल रहे। हाँ, कौन बोलेंगे? और अंजलि भक्कड़ बोलो तो। अंजलि भक्कड़। बाय बैंक 22,000 टू एसेट 20,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 2,000। बराबर। बाय बैंक 22। अरे बैंक से तो 22,000 आने वाले हैं ना, बैंक के कम देंगी कि 20,000 क्यों देंगी? समझ में आ रहा है क्या आपको कि बैंक तो आपको 22,000 ही देने वाली है, आपको प्रॉफिट होगा 2,000 रुपए का। बाय बैंक 22,000, टू मशीनरी 20,000 और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000। समझ में आ रहा है कि आपको इस तरीके से वो सारे कार्यक्रम होने वाला है। ओके, तो याद क्या रखने का है कि देखो, जब आप लोग एसेट को एनआरवी के ऊपर लेके आते तो जो भी एनआरवी के ऊपर लाने के अंदर आपका जो भी नुकसान होगा वो आप पीएनएल को डेबिट करने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, जो भी नुकसान या फिर फायदा होने वाला है डिरेकग्नाइज करते समय, डिरेकग्नाइज करना क्या, बुक्स में से एसेट को बाहर का रास्ता दिखाने का, उसके अंदर जो भी होने वाला है उसका आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी होने वाला है वो आपको पीएनएल के अंदर ही लेके जाने का है। सिंपल आ रहा क्या? तो गेन और लॉस इज इक्वल टू नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, मतलब सेल वैल्यू माइनस दी कैरिंग वैल्यू। सिंपल सिंपल है। ऑफ कोर्स ये जो गेन है इट इज नॉट अ रेवेन्यू एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सेल्स से जो पैसा आता है उसको अपन लोग रेवेन्यू बोलते हैं, एसेट बेच के जो पैसा आता है इसको अपन लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर रेवेन्यू कंसीडर नहीं करते। समझ में आ रहा? ओके, क्योंकि रेवेन्यू तो कैसे आता था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कोई भी सेल करके, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करके, या फिर इंटरेस्ट इनकम, या फिर डिविडेंड इनकम, या फिर अपने रिसोर्सेज किसी को भाड़े के ऊपर देख के जो रेंट मिलता था उसको अपन लोग रेवेन्यू बोलते थे। रेवेन्यू के डेफिनेशन में कभी भी सेल ऑन एसेट से मिलने वाले पैसे रेवेन्यू नहीं बोले जाते हैं। समझ में आ रहा? AS9 में रेवेन्यू की डेफिनेशन देखना।
रेवेन्यू की डेफिनेशन में था आप सेल करके जो पैसा कमा रहे, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करके जो पैसा कमा रहे, या फिर रॉयल्टी बोलो, इंटरेस्ट बोलो, डिविडेंड बोलो, ये सब चीजें रेवेन्यू बोलते हैं। सेल ऑफ एसेट्स कभी भी रेवेन्यू में नहीं आता, क्योंकि किसी का भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रह सकता है कि फिक्स एसेट बेच के पैसे कमाना, कभी भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, किसी को इसमें डाउट है? अभी पूछो, किसी को डाउट है इसमें रिटायरमेंट में और डीरेकग्निशन में? तो अभी के अभी पूछो, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। रिटायरमेंट के लिए जो एसेट रखते हैं अपन लोग कॉस्ट एनआरवी एवरेज लोअर के ऊपर, डीरेकग्निशन करते समय जो भी नुकसान या फिर फायदा होगा उसको अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, डिस्क्लोजर आप लोग पढ़ सकते, क्या क्या डिस्क्लोजर देते हैं अपन लोग? मेजरमेंट बेसिस कि आप कॉस्ट मॉडल के ऊपर एसेट्स को देखते हैं या फिर आप रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर लेते हैं। फिर डेप्रिसिएशन की मेथड, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन के रेट्स, यूजफुल लाइफ के अंदर कोई बदलाव कर रहे होंगे तो वो, डेप्रिसिएशन की मेथड के अंदर कुछ बदलाव कर रहे होंगे तो वो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सब बताओ। रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड। समझ में आ रहा है क्या? ये सब आप लोगों ने बताना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल डिस्क्लोजर क्या रहते हैं? एग्जिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइटल। कोई एसेट अगर आपने प्लीज करा होगा, कोई एसेट अगर आपने मॉर्गेज किया होगा तो उसके बारे में माहिती बताना जरूरी है। जैसे हमारा 5 करोड़ की मशीनरी है, हमने 5 करोड़ की मशीनरी लेकिन गिरवी रख दी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 2 करोड़ के लोन के लिए, तो ये आपने बताना चाहिए। ये जब तक आप बताते नहीं, जब तक कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकते सामने वाले को। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। पीपी अगर आपने घर पे बनाया हो तो उसके अंदर कौन से खर्चे को आपने कैपिटलाइज किया, कौन से खर्चे को रेवेन्यू करके ट्रीट किया हुआ है। समझ में? अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने एग्रीमेंट टू सेल हो चुके हैं, कितनी प्रॉपर्टीज आप, अनमूवेबल प्रॉपर्टीज आप अगले साल लेने वाले हो, वो सब बताना चाहिए। अमाउंट ऑफ एसेट्स रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। जो भी एसेट्स रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज रहते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? हेल्ड फॉर डिस्पोजल। उसको हेल्ड फ्रॉम डिस्पोजल क्यों बोलते होंगे बताओ तो? रिटायर एसेट्स को अपन लोग क्यों ऐसा बोलते हैं दे आर हेल्ड फॉर डिस्पोजल? बताओ, यस एनीबॉडी? जो एसेट्स रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज हो जाता, अपन उसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल क्यों बोलते हैं? कोई बोल सकता? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? जो भी एसेट्स आप रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज हो जाते, मतलब जो अब काम के नहीं रहते, उसको अपन सब लोग हेल्ड फॉर डिस्पोजल क्यों बोलते हैं? कौन बोलेगा? सोचो और बताओ मुझे अभी के, सोचो। जो भी एसेट्स रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज हो जाते हैं उनको अपन हेल्ड फॉर डिस्पोजल क्यों बोलते हैं? बताओ तो। एक भी नहीं, कोई भी नहीं बोल पाएगा क्या? सर वो सिर्फ बेचने के लिए रखे रहते इसलिए। बराबर है। तो सर इसका मतलब ये है क्या सारे रिटायर एसेट्स आपको आगे जाके बेचना ही है? अरे हाँ, बेचना ही है। देखो, पहली बात, एसेट काय के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन लोग? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सब चीजों के लिए। जो अब कोई काम के ही नहीं बचे एसेट, उनको अपन लोग क्या कर देते हैं? रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज। और रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज करने का मतलब ही क्या है? देखो, फ्यूचर में उनको बेचना है। समझ में आ रहा है? बाकी सारे फिक्स्ड एसेट अपन लोग रखते हैं प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये अपन लोग बेचने के लिए ही रखते हैं। If it is not disclosed separately on the face of the statement of P&L, the amount of compensation for the third parties for the item of PP that were impaired, lost or given up, that is included in the statement of profit and loss. जैसे हमारा कोई, आपको मालूम है हमारे यहाँ पे ना, हमने फायर का इंश्योरेंस लेके रखा है। हमारे यहाँ पे फायर का इंश्योरेंस है। हमारे यहाँ पे 5 करोड़ की मशीनरी और हमारे यहाँ पे 6 करोड़ का फायर का इंश्योरेंस है। हमारी मशीनरी है ना, सब आग लग रही थी, जल गया, ठीक है, तो हमारा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन हमको फायर से इंश्योरेंस, फायर का इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, तो हमको कंपेंसेशन भी मिलना वाला है। तो एक बात बताओ कि आप लोगों को जब मेरे फायर से सारी मशीनरी बर्बाद होगी तो मैंने सब नुकसान कहाँ पे हिट किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को वो डेबिट तो करूंगा, लेकिन क्रेडिट भी क्या करना पड़ेगा? एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर द आइटम ऑफ पीपीई। मेरी मशीनरी अगर देखो 5 करोड़ की मशीनरी, ठीक है, 5 करोड़ की मेरी बुक्स के अंदर मशीनरी थी, फायर लग गई, मशीनरी पूरी बर्बाद हो गई, तो आप क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? ये बताओ तो। मशीनरी अगर पूरी की पूरी फायर में बर्बाद हो गई, क्या एंट्री करेंगे आप? कौन बोलेगा? फायर के अंदर पूरी की पूरी मशीनरी बर्बाद हो गई, क्या एंट्री करेंगे आप लोग? यस एनीबॉडी? बोलो। बाय लॉस बाय फायर टू एसेट। वेरी गुड। बाय लॉस बाय फायर तो ही फायर की वजह से बर्बादी हो गई, और बाय लॉस बाय फायर अल्टीमेटली इट इज ट्रांसफर्ड टू दर्शन पाड़िया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? वो तो ही बाय पीएनएल को डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर को क्रेडिट करेंगे। तो ये सब आखिरी अल्टीमेटली जाता कहाँ? गंगा में। गंगा है पीएनएल में।
ठीक है, ये तो कर दिया आपने डेबिट। अब जब इनसे कुछ कंपेंसेशन मिलेगा, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि फायर का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो ये कंपेंसेशन भी अल्टीमेटली कहाँ पे हिट होगा? पीएनएल को। तो आपने बताना चाहिए कि हमारा फायर का इंश्योरेंस था, हमारी 5 करोड़ की मशीनरी बर्बाद हो गई, हमको 4 करोड़ 4.5 करोड़ जितना पैसा मिलने वाला है कंपेंसेशन, वो भी बताना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? तो डेबिट भी पीएनएल और क्रेडिट भी पीएनएल को ही होने वाला है। समझ में आ रहा क्या? ये सब बातें डिस्क्लोजर की आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। डिस्क्लोजर कोई जनरली पूछता नहीं, लेकिन ध्यान में रखो। डिस्क्लोजर रिलेटेड टू रिवैल्यूड एसेट। इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, कब रिवैल्यूएशन करा, किसने आपकी वैल्यू निकाल के दी? जैसे 2 करोड़ की मशीनरी को हमने 5 करोड़ के ऊपर रिवैल्यू करके लाया, ठीक है। अच्छा, 2 करोड़ की मशीनरी को 5 करोड़ के ऊपर रिवैल्यू करे तो क्या एंट्री होती है इसकी? बोलो। 2 करोड़ की मशीनरी को 5 करोड़ के ऊपर रिवैल्यू करके लाया, इसकी क्या एंट्री होती है? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? asset to revaluation. क्या क्या क्या? By asset to revaluation. बाय एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन यानी क्या? ये कहाँ दिखता है? ये रिवैल्यूएशन कहाँ दिखता है सोमेश? रिवैल्यूएशन बताओ। Revaluation account में सर क्या है रिवैल्यूएशन? आप पूरा नहीं, सही नहीं बोल रहे, आप कुछ भूल रहे, आप पूरा सही नहीं बोल रहे। आप बाय एसेट टू रिवैल्यूएशन ये आधा आंसर है, पूरा आंसर कौन देगा? तुषार शर्मा। तुषार शर्मा, तुषार। सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, प्रॉफिट के जरिए से। वेरी तुषार, आप लेक्चर में थे पिछले वाले, उसके पिछले वाले? पिछले वाले सर नहीं, पिछले वाले लेक्चर में नहीं था सर। वेरी गुड। आपने लेक्चर देखा भी नहीं तुषार यूट्यूब के ऊपर? नहीं सर, वो देखने का बाकी है सर। बाप रे, आप लोग कैसे कर रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। आप देखो क्या बोल रहे हैं, एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट होगा। वाह, वेरी गुड। तुषार बहुत पीछे चल रहे हैं, पर इतना पीछे चलते रहे तो भगवान ही माला क्या आपका। पूरी राम कहानी हो गई, पूरा सब हो गया, अब आप बोलते लंका कहाँ थी, अयोध्या में कहाँ जाना पड़ता, ऐसा बता रहे आपके आंसर। समझ में आ रहा? वेरी बैड, वेरी बैड, नॉट एक्सपेक्टेड। इतना अगर लो कैटेगरी का नॉलेज अगर होगा अपने पास में तो भगवान ही वाला भी अपना। वेरी बैड। सुशांत बोलो तो। सुशांत, एसेट को रिवैल्यू करा, 2 करोड़ के एसेट को 5 करोड़ के ऊपर लेके आया, तो क्या एंट्री होगी? बैलेंस बोलो। शीट में बाय मशीनरी अकाउंट 3 करोड़ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 करोड़, बैलेंस शीट में 3 करोड़ बढ़ेगा, बैलेंस शीट में 3 करोड़ से एसेट बढ़ेगा। और ये रिवैल्यूएशन कहाँ दिखता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में। हाँ, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या के लिए बोल रहे हैं बार बार? रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलो ना यार, रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलो। रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 करोड़, एसेट अकाउंट 3 करोड़, एसेट बाय एसेट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। समझ में आ रहा? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व के नीचे दिखता है। ये एक फिक्स्ड रिजर्व है, इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिजर्व, जिसका मन चाहे इनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स रिजर्व है, जनरल रिजर्व के नीचे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक है, कब रिवैल्यूएशन करा वो आपने डिस्कस करना चाहिए। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने जो रिवैल्यू करके दिया वो आपने बताना चाहिए। अजम्पशंस क्या थे रिवैल्यू करते समय वो आपने बताना चाहिए। और फेयर वैल्यू से कितने नजदीक है, मार्केट वैल्यू से कितना नजदीक है आपका रिवैल्यूएशन, वो आपने बताना चाहिए। मार्केट के किस तरीके से आपने निकाला उसका वो आपने देखना चाहिए। और रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू द शेयर होल्डर। देखो एक बात बताओ, 2 तरीके के रिजर्व है, एक रहता था फिक्स्ड रिजर्व और एक रहता था रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का आपको मन चाहे ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिविडेंड करके भी बांट सकते, लेकिन जो फिक्स्ड रिजर्व रहते थे उसको आप बांट नहीं सकते। फिक्स रिजर्व का एक और एग्जांपल बताओ आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको जो पर्पस दिया उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है, जो पर्पस है उसके लिए ही इस्तेमाल करना पड़ता है। एसेट को कम ज्यादा करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व किया जाता है। चलो 2 करोड़ के एसेट को मैंने 5 करोड़ के ऊपर अगर लेके आया तो मैं 3 करोड़ कहाँ पे डालता? रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। ठीक है, अब सपोज मैंने ये 5 करोड़ अब ये साल तो हो गया, इसको मैंने अगले साल पहले मैंने क्या कर अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, अब मैं उसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहा। 5 करोड़ के एसेट को मैं 4 करोड़ पे ला रहा, 1 करोड़ को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहा। ठीक है, इसकी क्या एंट्री होंगी बताओ 1 करोड़ के डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की? बोलो। By revaluation reserve to asset.
1 करोड़ बराबर, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया था, अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करने वाले हैं। समझ में आ रहा? ठीक। एक और ये तो हो गया, चलो डी रिकॉग्निशन की बात। एक छोटी सी बात अपनी बाकी है, डीकमीशन रिस्टोरेशन है अदर लायबिलिटीज। ठीक, ये अपन लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। कैसा है कि मैंने आपको बोला भी था कि जब अपन लोग जैसे हम मैंने स्पेसिफिक टाइप की मशीनरी रखने वाले हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। ठीक है, कहाँ है जगह? बोले एमआईडीसी की जगह है। एमआईडीसी की जगह के अंदर हमने ऑफ कोर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। अब आपको मालूम है एमआईडीसी की जगह तो लीज पे रहती है। जब आप यहाँ से ये सब चीजें छोड़ के जाएंगे तो एमआईडीसी वालों ने क्या बोला कि जब आप जाएंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया ना, प्लेटफॉर्म पूरा की पूरा इसको तोड़ के सरफेस को लेवल करके रिस्टोर करके जाना पड़ेगा। लिए जब कैसा था, सपाट था, बोले एकदम प्लेन इवन जमीन थी। छोड़ते समय भी प्लेन इवन जमीन चाहिए। जो भी प्लेटफॉर्म, नदी, तालाब, कुआं, इसके अंदर जो आपने खुदा होगा, जो भी सब कुछ निकाला होगा, उसको एकदम सपाट सरफेस को करके जाने का, रिस्टोर करके जाने का। उसके बिना हम आपको जगह छोड़ने का क्लियरेंस देंगे नहीं। ठीक है, तो एमआईडीसी वालों ने तो ऑर्डर दिया कि सब सरफेस को एकदम इवन करके जाना ही पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। अब कैसा हो गया, 10 साल पहले की बात है। अब आज हम एमआईडीसी को छोड़ने वाले हैं, तो मुझे आज ये सब रिस्टोर करके जाना पड़ेगा। आज इसको सपोज 5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है, तो मैं क्या करता मालूम है? जब मैंने एसेट लिया था, आई रिपीट, जब मैंने एसेट लिया था, कब? 2011 के मैंने लिया था एसेट 2011 के। ठीक है, आज क्या है? 2021। मुझे मालूम था 11 में इन्होंने बोल दिया था कि जाते समय सब कुछ स्वच्छ करके जाना, सरफेस को क्लियर करके जाना, रिस्टोर करके जाना, साइट रिस्टोर करके जाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो 2021 के अंदर मैंने मशीनरी कितने की ली थी? 1 CR की। तो उसके अंदर मेरे को मालूम था मेरे को 5 लाख रुपए इसके अंदर लगते हैं रिस्टोरेशन के। तो 2011 के अंदर ही मैंने मशीनरी के अंदर 5 लाख रुपए डेबिट कर दिए थे, और मशीनरी को कितने का पड़ा था? 1.5 CR का, 1.05 CR का। समझ में आ रहा है? क्योंकि डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन, अदर लायबिलिटीज का अपन लोग पहले ही कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है कि 5 लाख से मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट बढ़ाया था? ये अपन ने शुरुआत में देखा था। ठीक है, जो भी खर्चा आपको लगने वाला है, जैसे सरफेस बनाने का खर्चा, सरफेस तोड़ने का खर्चा, ये सब आपको कॉस्ट ऑफ मशीनरी के अंदर ऐड करना पड़ता है। समझ में आ रहा क्या? अरे गेटिंग माय पॉइंट, ये आपको कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करना पड़ता है। अब बात क्या चालू है यहाँ पे मालूम है क्या? यहाँ पे बात चालू है कि यहाँ पे ये जो 5 लाख का जो खर्चा है, जो मुझे 2021 के अंदर होने वाला है, इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ द पीपी में अंडरगो चेंज सब्सिक्वेंट टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसा हो रहा? 2011 के अंदर मेरे को लगा था कि 5 लाख रुपए लगेंगे। 2020 आते आते मुझे लगा 5 लाख में कुछ भी नहीं होता, मुझे 10 लाख रुपए लगेंगे। समझ में आ रहा है कि उसकी बात चालू है? किसकी बात चालू है? डीकमीशनिंग के खर्चे के अंदर चेंजेस की बात चालू है। कॉस्ट ऑफ द पीपी में अंडरगो चेंज सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंजेस इन लायबिलिटी बोलो, प्राइस एडजस्टमेंट बोलो, चेंजेस इन ड्यूटी बोलो, या फिर चेंजेस इन द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरेशन है सिमिलर फैक्टर। और कॉस्ट ऑफ पीपीई एक्विजिशन के बाद में भी चेंज हो सकता है। मैंने पीपीई लिया था 2011 में, 2012 के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, 13 के अंदर, 14 के अंदर, 2021 तक के उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया था? $50,000 के अंदर मशीनरी लिया। समझ में आ रहा क्या? हमने जब मशीनरी लिया था $50,000 के अंदर, तो जब डॉलर का भाव था 70 रुपए। ठीक है, तो 50,000 इंटू 70 कितना होता था? 3.5 लाख रुपए का, बोले सॉरी 50,000 इंटू 70 कितना होता? 3.5 लाख का, बोले मशीनरी। ठीक है, अब वो हो गया रेट 80 का। अब वो कितने का हो गया? बोले 80 का। तो 3.5 लाख का कितना हो जाएगा? वो 4 लाख रुपए। समझ में आ रहा क्या? कि जब मैंने मशीनरी लिया था तो भाव अलग था। जब मशीनरी का पेमेंट करने की बात आई तो भाव बदल गया, एडजस्टमेंट हुआ। समझ में आ रहा? तो बात ऐसी है कि मशीनरी लेने के बाद में भी कभी-कभी उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट कि मशीनरी लेने के बाद में भी उसके अंदर कभी-कभी चेंजेस आ जाते हैं। क्यों चेंजेस आते? लायबिलिटीज बदलती, चेंजेस इन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रिस्टोरेशन। कि मैंने क्या हुआ, मशीनरी ली थी, जब मुझे क्या लगा था 5 लाख का खर्चा आएगा बोले रिस्टोर करने का साइट का,
तो मैंने 5 लाख रुपए डेबिट करके मशीनरी की कॉस्ट बढ़ा दी थी, लेकिन जैसे ही समय आ गया रिस्टोरेशन का, मेरे को समझ में आ गया 5 लाख में तो कुछ भी नहीं होता, इसके तो 10 लाख रुपए लगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट क्या कि इट इज चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ पीपी, और ये कब हो रहा, एक्विजिशन के बाद में। इनफैक्ट ये तो कब हो रहा, मशीनरी को जब मैं रफू चक्कर कर रहा, मतलब बाहर कर रहा, रफा दफा कर रहा, समझ में आ रहा क्या? तो कॉस्ट ऑफ पीपी में अंडरगो चेंज सब्सिक्वेंट टू इट्स एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन। सब्सिक्वेंट, देखो अगर एक्विजिशन के टाइम पे चेंजेस होता था ना, तो जब का जब प्लस माइनस कर लेता था मशीनरी की कॉस्ट। अब यहाँ पे कैसी बात हो गई, अब तो यहाँ पे मशीनरी को बाहर करने की बात आई और उसके अंदर प्राइस में चेंजेस हो रहा है। चेंजेस इन लायबिलिटी वही हो गया ना, पहले 5 लाख के अंदर एक खर्चा हो जाने वाला था रिस्टोर करने का, अब वो 10 लाख रुपए हो गया। चेंजेस इन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड, मेरे को लगा था 5 लाख में होता, अब 5 में नहीं होता, जो प्रोवाइड किया था वो पूरा नहीं पड़ता। प्राइस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है, प्राइस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है तो भी हो सकता है वो सब चीजें। चेंजेस इन ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह, टैक्सेस के तो कुछ एडजस्टमेंट हो रहा, जिसे मशीनरी ली थी जब कुछ मुझे लगा था कि टैक्सेस का सेट ऑफ मिलेगा, तो मैंने टैक्सेस को ऐड अप नहीं किया था मशीनरी की कॉस्ट में। बाद में मालूम पड़ा 1 साल बाद में कि टैक्सेस का सेट ऑफ ही नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट ने बंदी ला दी टैक्सेस ऑन सेट ऑफ पीपी के मशीनरी के ऊपर जो भी टैक्सेस लगे हुए हैं उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने बोला। तो बात ऐसी है कि चेंजेस इन द पीपी में ऑकर आफ्टर एक्विजिशन आल्सो ड्यू टू चेंजेस इन लायबिलिटी, चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन ड्यूटीज और चेंजेस इन द प्रोविजन। समझ में आ रहा, कंसेप्ट समझा कि आपको क्या है? फटाफट पढ़ो तो इतना कंसेप्ट, फटाफट पढ़ो। पीपी के कॉस्ट में चेंजेस हो रहा है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, नहीं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, नहीं एक्विजिशन के बाद। एक्विजिशन के टाइम पे होता रहा तो ये सब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट चेंजेस होते पीपी के कॉस्ट में, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वो तो अपन जब भी कर लेते। समझ में आ रहा क्या? मैं जैसे आपको प्राइस एडजस्टमेंट का बोला, मैंने जैसे एसेट लेते समय $70 था, तो हिसाब से 35 लाख की मशीनरी हुई। समझ में आ रहा, जब पेमेंट कर रहे थे 1 महीने से वो 80 का हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर कैसा हो गया 40 लाख की मशीनरी हुई, तो ऐसा भी फर्क हो सकता है। चलो, the above costs are included in the cost of asset accounting for the above changes, ठीक है। related asset is measured using the cost model और related asset is measured using the revaluation model। यहाँ पे मतलब फेयर वैल्यू के ऊपर अपन ने एसेट को कैरी फॉरवर्ड किया, और यहाँ पे अपन लोग ने कैरिंग वैल्यू मतलब बुक वैल्यू के ऊपर एसेट को कैरी फॉरवर्ड किए हुआ है। अगर कैरिंग वैल्यू के ऊपर मतलब कॉस्ट मॉडल के अंदर अगर आप लिखे गए होंगे तो कैसा होगा कि जैसे आपने जब एसेट लिया था 5 लाख की, आपने लायबिलिटी प्रोवाइड करके 5 लाख एसेट को बढ़ा दिया, अब आपको लग रहा 5 लाख में कुछ नहीं होता, अब 10 लाख हो रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर अब ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? तो एसेट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द रिलेटेड एसेट। समझ में आ रहा, अगर लायबिलिटी बढ़ रही होगी मतलब 5 लाख का वैल्यू अब सपोज 10 लाख हो गया, तो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा 5 लाख का पहले मेरे को लगा था 5 लाख लगेगा रिस्टोर करने के लिए, 2 ही लाख रुपए लग रहा, तो क्या करेंगे अब डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। समझ में आ रहा, माइनस भी हुआ कॉस्ट ऑफ एसेट में से कम करो, प्लस अगर हुआ तो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करो। समझ में आ रहा क्या? If such increase in the liability is an indication that the new carrying amount may not be fully recoverable, मतलब एसेट का अमाउंट बहुत ज्यादा अगर बढ़ रहा, समझ में आ रहा, तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, तो भी कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ही करना चाहिए उसको ऐड, बाद में आप उसको एनआरवी के ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं। एनआरवी के ऊपर राइट डाउन करने को कुछ लोग इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा कि क्या हो गया, मैंने सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं ना, अगर लायबिलिटी बढ़ रही तो कॉस्ट में ऐड करो, और लायबिलिटी अगर घट रही तो कॉस्ट में कम करो, बाकी कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा क्या? लायबिलिटी अगर घट रही तो कॉस्ट में कम करो, लायबिलिटी अगर बढ़ रही तो कॉस्ट में बढ़ा दो। तो ये जो दो ऊपर के जो पॉइंट है, इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये जो नीचे के जो 2 पॉइंट है इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, लेस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। समझ में आ रहा क्या? सपोज 5 लाख का एसेट था और आपको 6 लाख की लायबिलिटी कम करना है, तो क्या होगा बताओ? तो 5 ही लाख का एक एसेट था, डिप्रिशिएट हो के 5 ही लाख का बचा, अब उसको आपको 6 लाख से उसकी लायबिलिटी कम करना है, तो क्या करेंगे आप बताओ? कौन बोलेगा?
बोलो क्या बोला मैंने? लाइबिलिटी बढ़ रही तो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड हो रहा, लाइबिलिटी घट रही तो कॉस्ट ऑफ एसेट में कम हो रहा। अब 6 लाख से लाइबिलिटी आपकी घट रही और एसेट का वैल्यू आपकी बुक्स में सिर्फ 5 ही लाख रुपए है, तो आप क्या करेंगे? बोलो, कौन बोलेगा? 5 लाख का एसेट है, लाइबिलिटी घट रही, कितने से घट रही? बोले कॉस्ट ऑफ एसेट से भी ज्यादा घट रही है अगर आपकी लाइबिलिटी, तो आप लोग क्या करेंगे बताओ तो? कौन बोलेगा? सोचो और फटाफट बोलो। 5 लाख का एसेट है, 6 लाख से लाइबिलिटी घट रही, तो क्या करेंगे? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो तो। सर हाँ, by liability 6 lakh to asset 5 lakh and to profit and loss account 1 lakh. क्या बोले? बाय लाइबिलिटी 6 लाख रुपए, हाँ, to asset 5 lakh हम्म, to profit and loss 1 lakh. पहली बात आप एसेट कितने से कम कर रहे हैं? 5 लाख से 5 लाख से, ठीक है। और फिर बचे हुआ 1 लाख कहाँ जा रहा? तो प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा है कि नुकसान है फिर ये? फायदा। हाँ, बाय एसेट 5 लाख, क्योंकि 5 ही लाख का एसेट था, है ना, और 1 लाख का आपका पीएनएल में जाएगा, और बाय लाइबिलिटी करना पड़ेगा, जो भी लाइबिलिटी आप लोग कम कर रहे हैं, समझ में आ रहा? तो उसको डेबिट हो रहा, जो भी लाइबिलिटी नाम से आपने बनाया होगा, जो भी प्रोविजन आपने नाम से बनाया होगा, उसको आपको कम करना पड़ेगा, एसेट को कम करना पड़ेगा। 5 लाख से एसेट की वैल्यू जाएंगे 0 और 1 लाख रुपए का फायदा आपके पीएनएल में जाएंगे, ठीक है। बहुत रेयर सिचुएशन है, सिंपल टर्म्स में बता रहा मैं आपको कि अगर जैसे आप लोगों ने खर्चा प्रोवाइड करा था 5 लाख रुपए, ठीक है, अब आपको लगता है 5 लाख में कुछ नहीं होगा, 10 लाख रुपए लगेंगे, तो आपने 5 लाख रुपए से एसेट का कॉस्ट बढ़ा देना चाहिए, समझ में आ रहा? आपको लगता है 5 लाख नहीं 2 ही लाख रुपए लगेंगे, तो 3 लाख रुपए से एसेट का कॉस्ट कम कर देना चाहिए। इतना सिंपल है। कब? अगर आप कॉस्ट पे मेजर कर रहे होंगे तो। अगर आपने रिवैल्यूड मॉडल के ऊपर अगर आपने किया, मतलब जब रिवैल्यूएशन रिजर्व बने हुआ होगा, तो आपको फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। इस लाइबिलिटी अगर कम हो रही, लाइबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है, इसका मतलब फायदा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा? और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही होंगी, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही होंगी, तो आपने पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर होगा तो उसको डेबिट करना चाहिए, अगर नहीं होगा फिर पीएनएल को डेबिट करना चाहिए। इनफैक्ट क्या हो गया यहाँ पे कि अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करना चाहिए। अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो आपने पीएनएल को डेबिट करना चाहिए। अब पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा तो उसको डेबिट करो, उसके बाद में पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? सिंपल है, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने की बात है। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रिएट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? और इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करो, अगर होगा तो, नहीं होगा तो डायरेक्टली पीएनएल के अंदर करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अपना ये तो सब डिस्कशन हो गया। अब है आपकी बारी क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का है। मैं एक बार सबसे पूछ रहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करे क्या? क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और नहीं सॉल्व करे होंगे तो मैं वो छोड़ के S26 के ऊपर आगे बढ़े। अंजलि भक्कड़ क्वेश्चन सॉल्व करे क्या? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बोलो। सर कॉस्ट मॉडल में अपन ने एसेट की वैल्यू 5 लाख से 10 लाख कर दी, तो डेप्रिसिएशन 5 लाख पे देंगे या फिर 10 लाख पे? एक मिनट मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपको। हाँ ठीक है, एक एसेट था 1 CR का, ठीक है। जब मैं एसेट रिकॉग्नाइज करता तो उसके साथ में किन खर्चों को रिकॉग्नाइज कर रहा मैं यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ रिकमिशनिंग, रिस्टोरेशन वगैरह वो सब खर्चे है ना, वो रिस्टोरेशन का खर्चा है 5 लाख, ठीक है। तो आपके बुक्स के अंदर एसेट कितने को अगर बंसुरी करीब बताओ तो? रिस्टोरेशन के 5 लाख की लाइबिलिटी और 1 करोड़ का ओरिजिनल एसेट, बुक्स के अंदर आपका एसेट कितने का होगा बताओ? 1.05 CR। यस, ये तो क्लियर है ना कि रिस्टोरेशन को कॉस्ट अपन कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते, वो क्योंकि लाइबिलिटी जरूरी है। डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन, जो अदर लाइबिलिटीज है, चेंजेस इन टैक्सेस, ड्यूटी, डीकमिशनिंग जो भी होगा, अपन लोग उसको कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड कर देते, तो इसके अंदर एसेट का कॉस्ट बढ़ जाता। इतना तो सभी लोगों को क्लियर है कि एसेट का कॉस्ट बढ़ जाता।
अब एसेट का कॉस्ट कितना हो गया 1,05,00,000। अब 1,05,00,000 को मैं डेप्रिशिएट करूं कि 1 करोड़ को डेप्रिशिएट करूं? आंसर बोलो बंसीगढ़ी। 1,05,00,000 को डेप्रिशिएट करूं आगे के समय कि 1 करोड़ को डेप्रिशिएट करूं? 1.05। यस, क्योंकि मेरे लिए जो पीपीई है ना, मेरे लिए वो 1.5 ही है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, उसको मैंने कितना ऐड करा कितना माइनस करा ये मेरे वैल्यूज ही इररिलेवेंट है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं पीपीई मेरे लिए 1.5 करोड़ ही है और मैं इसको ही डेप्रिशिएट करने वाला हूँ। मेरे बुक्स में पीपी 1.05 है, 1 करोड़ नहीं है। एक बात, जब सपोज ये लाइबिलिटी बढ़ गई, बोले 5 करोड़ में कुछ नहीं होता, बोले इसको बढ़ाना पड़ेगा। बोले कितना? बोले इसके अंदर +12 करना पड़ेगा, 5 में कुछ नहीं होता। तो मैं आप क्या कर दूंगा पीपी। अब मेरे लिए क्या होगा मालूम है क्या? ये 10 साल पहले 1.5 का था। गेटिंग माय पॉइंट? ये 10 साल पहले 1.5 करोड़ का था। आज ये 10 साल बाद डेप्रिशिएट होकर शायद 2 करोड़ 2 लाख का ही रह जाए। समझ में आ रहा क्या? ये डेप्रिशिएट होने वाला है। 10 साल तक के 1.05 को अपन लोग खाने वाले हैं। धीरे 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 खाते खाते अपने को तो उसको खत्म करने का है। जब खत्म करने की बात आई 10 साल बाद में, वो 2 ही लाख रुपए रहा और वो 2 लाख के अंदर अब मैं 12 लाख रुपए ऐड करने वाला हूँ। तो अब हो गया वो 14 लाख रुपए। तो बच्चे कुछ समय के अंदर मैं 14 लाख को डेप्रिशिएट करने वाला हूँ। समझ में आ रहा क्या? पहली बात ये भ्रांति आप दिमाग में से निकाल लो कि 1.05 का एसेट जो 10 साल पहले था वो आज भी 1.05 करेगा। 10 साल खाएंगे अपन उसको मिल बांट के। तो मिल बांट के खाने के बाद में आज के समय में वो 2 ही लाख रहा और 12 लाख रुपए में ऐड करूंगा और आने वाले समय में उसको मैं 14 लाख रुपए ही मेरे लिए आज के लिए पीपी का वैल्यू रहेगा। इसके ऊपर ही डेप्रिशिएट करूंगा, इसको ही एनआरवी के ऊपर राइट करूंगा और इसको ही डिरेक्टनाइज करूंगा। समझ में आ रहा क्या? एसेट की वैल्यू मेरे लिए 14 है, 12 ऐसा कुछ अलग नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए भी 14 है, एनआरवी के ऊपर लाने के लिए भी 14 है, डिरेक्टनाइज करूंगा तो भी 14 करूंगा, बाहर करूंगा तो भी 14 करूंगा। इनफैक्ट 14 ही मेरे लिए पीपी है। समझा? यस सर। चलो ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स निकालो, अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कस कर। ठीक है, मीटिंग को रिजॉइन करो। क्वेश्चन आंसर्स निकालो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे उसको अपन लोग अभी डिस्कस कर दे ताकि फिर सबको समझ में आ जाए। आधी घंटा हाँ। क्वेश्चन आंसर्स को अपन लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग को जल्दी से रिजॉइन करो।